Good morning, friends. Mesioangular impaction very close to the nerve. Mesial root is approximately 1 mm close to the mandibular canal. थोड़ी सी रिस्क एसोसिएटेड सर्जरी होती है ये। और ये एक ब्लडी सर्जिकल वीडियो है, तो व्यूअर डिस्क्रिशन इज़ एडवाइज्ड। नाउ मैं ये सर्कुलर इंसिजन देता हुआ पीछे रिलीजिंग इंसिजन दे रहा हूँ। और एज वी कैन अप्रिशिएट कि नो क्लिनिकल क्राउन ऑफ द थर्ड मोलर इज़ विजिबल। पूरा एम्बेडेड है ये जिंजावा में। ये मैं एलिवेट कर रहा हूँ फ्लैप को। फुल थिकनेस फ्लैप है ये। ये मैं सर्कुलर इंसिजन आगे फर्स्ट मोलर तक देता हुआ, जिससे कि मेरे को एक्सेस गेन हो जाए, क्योंकि डीप है टूथ थर्ड मोलर, इसलिए कभी कभी आगे एक्सटेंड करना पड़ता है इंसिजन। सर्कुलर इंसिजन देना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फिर फ्लैप अप्रॉक्सीमेट करने में बहुत आसानी रहती है। हाँ, वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन मैं बहुत रेयरली देता हूँ, क्योंकि वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन में सूचर्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, फ्लैप अप्रॉक्सीमेशन में। नाउ वी कैन अप्रिशिएट कि काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। जब तक कि फ्लैप पूरा एलिवेट नहीं हो जाता, जब तक ब्लीडिंग काफ़ी रहती है। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है वर्किंग एरिया को, लेकिन एक बार जब फ्लैप पूरा एलिवेट हो जाता है तो ब्लीडिंग काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। देखिए, थोड़ा सा क्राउन विजिबल हुआ, इम्पैक्टेड उसका थर्ड मोलर का। डिस्टल बक्कल कस्प विजिबल है। बाकी पूरा का पूरा मीजियल कस्प, मीजियल एरिया टूथ का सेकंड मोलर के नीचे इम्पैक्टेड है। थोड़ा सा टिपिकल होते हैं ऐसे दांत एक्सट्रैक्ट करना। काफ़ी केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है पहले, एक्सट्रैक्शन से पहले ही काफ़ी केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है। इसीलिए अगर आपको मुश्किल लग रहा है इम्पैक्शन, तो ऐसे दांत को आप पहले पूरी तरह से एनालाइज कर लें। अगर आपको ओपीजी में ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंडिबुलर कैनाल रूट्स के किस रिलेशन में है, तो बेस्ट है कि आप सीबीसीटी एनालिसिस करा लें और उसके हिसाब से प्लान करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक ओरल सर्जन को रेफ़र कर दें ऐसा दांत, क्योंकि जहाँ मैंडिबुलर कैनाल एसोसिएटेड होती है टूथ के साथ में, या क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है मैंडिबुलर कैनाल का रूट्स के साथ में थर्ड मोलर की, तो वहाँ पे रिस्क भी है सर्जरी में। और प्लानिंग से ये रहता है कि हम कम से कम टाइम में और कम से कम हासिल में एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं टूथ का। उससे हमको भी हमारा टाइम भी बचता है एज ए डेंटिस्ट, और पेशेंट को भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, और पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग भी
काफ़ी सही रहती है। नाउ वी कैन सी कि मैंने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन दे दिया है आगे फर्स्ट मोलर पे, और मैंडिबल काफ़ी एक्सपोज्ड हो गया है, और मैं ये बक्कल गटरिंग करता हुआ और थोड़ा थोड़ा करके क्राउन विजिबल होता चला जा रहा है। देखिए अब तो लगभग सर्वाइकल एरिया दिख रहा है खुद का। बक्कल गटरिंग से हमको एक एलिवेशन के लिए एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे हम एलिवेटर या लग्जेटर लगा के एलिवेट कर पाते हैं सॉकेट में उसको, खुद को। बक्कल गटरिंग और डिस्टल गटरिंग काफ़ी यूज़फुल रहती है थर्ड मोलर इम्पैक्शन में, मैंडिबुलर थर्ड मोलर इम्पैक्शन में। I was trying to preserve as much as bone possible, because horizontal बोन डिफेक्ट तो हील हो जाता है टाइम के साथ में, लेकिन वर्टिकल बोन डिफेक्ट, वर्टिकल बोन लॉस कभी भी कवर नहीं होता, बॉडी उसको हील नहीं कर पाती है। इसलिए आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द डिस्टल बोन टू द सेकेंड मोलर। नाउ वी कैन सी कि आई वॉज ट्राइंग टू डाइसेक्ट द क्राउन। तो मेरी प्रायर प्लानिंग ये थी सीटी एनालिसिस के साथ में कि परकेशन से मैं इस टूथ को डाइसेक्ट करके डिस्टल रूट और क्राउन पहले निकालूं, फिर मीजियल रूट को निकालने की कोशिश करूं क्राउन पोर्शन डाइसेक्ट करने के बाद में, क्योंकि क्राउन मीजियल पार्ट ऑफ द टूथ इज़ एम्बेडेड बिलो द सेकेंड मोलर। तो मेरा प्लानिंग ये थी कि पहले डिस्टल पार्ट निकालना टूथ का, फिर मीजियल क्राउन को डाइसेक्ट करके क्राउन अलग और रूट अलग निकालना। तो आई वाज ट्राइंग टू डाइसेक्ट द क्राउन, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि क्राउन और टूथ एंगुलेशन समझ नहीं आ रहा था कि टूथ एंगल्ड किस तरफ है और इसका सर्वाइकल एरिया किस तरफ है और इसकी रूट्स कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी डीप था इम्पैक्शन, इसलिए मुश्किल हो रहा था थोड़ा समझना उस चीज़ को। देखिए काफ़ी बोन गटरिंग कर चुका हूँ मैं, और अब मैं ये लग्जेटर लगा के इसको लग्जेट करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन थोड़ा सा लग्जेट होता हुआ फील हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये पूरा पैक्ड है सॉकेट में, बोन में। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि ज़्यादा फोर्स लगाने पे लिंगुअल नर्व पे प्रेशर ना जाए, इसलिए मैंने अपना टाइम कंफर्टेबली इसको दांत को निकाला, टाइम लगाते हुए धीमे धीमे। अभी भी मेरे को CJ तक एक्सेस नहीं मिली है।
थर्ड मोलर इम्पैक्शन सर्जरीज काफ़ी एक्सिलरेटिंग होती हैं डेंटिस्ट के लिए। काफ़ी रश आता है एड्रेनलिन का इस टाइम पे, क्योंकि डेंटिस्ट इससे ज़्यादा डेंजरस सर्जरी कम ही करते हैं। यहाँ पे थर्ड मोलर इम्पैक्शन में रिस्क एसोसिएटेड हमेशा ये रहता है कि एक तो मैंडिबुलर कैनाल का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा लिंगुअल नर्व का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सॉफ्ट टिश्यू में कैडिवर स्टडीज़ में ये नोटिस किया गया है कि मैंडिबुलर थर्ड मोलर के डिस्टोलिंगुअल कस्प के लगभग ऊपर से होती हुई लिंगुअल नर्व हमेशा जाती है। तो हाँ देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मैं एक्सट्रैक्शन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कैसे मैं एक्सट्रैक्ट करा दांत को, लेकिन अब एक्सट्रैक्शन हो गया है। और एक्सट्रैक्शन में क्या था कि मैंने मीजियली, क्राउन के मीजियली सेकंड मोलर के डिस्टली एपेक्सो एलिवेटर लगा के एलिवेट किया दांत को, और अब मैं एक्सट्रैक्शन सॉकेट में हीमोस्टैटिक जेल लगाता हुआ, जिससे कि क्लॉट वहाँ पे बना रहे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। और ये मैं इन्फेक्टेड टिश्यू निकालता हुआ वहाँ से, थर्ड मोलर की वजह से जो इन्फेक्टेड टिश्यू था जिंजावा में, वो हटाता हुआ। और अब देखिए ये क्लॉट पूरा अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ फ्लैप को। ये सबसे पहले मैंने एक्सट्रैक्शन साइड पे ही फ्लैप अप्रॉक्सीमेट किया, जिससे कि पूरा बंद हो जाए, अच्छे से अप्रॉक्सीमेट हो जाए वो जगह। यहाँ पे मैंने 2 सूचर्स पीछे दिए एक्सट्रैक्शन साइड पे, और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन वाली जगह पे एक सूचर दिया, और एक फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर के बीच में पैपिला पे इंसिजन दिया, सूचर दिया। वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि हम कितना अप्रॉक्सीमेट कर पा रहे हैं उस फ्लैप को, और कितना टाइट अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सॉकेट खुला रहना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि हीलिंग अच्छी हो। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सॉकेट पूरा बंद रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से खाना खाता है जब पेशेंट घर जाके, तो कहीं ना कहीं डेब्रीज, फूड डेब्रीज वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई सॉकेट होने का चांस बना रहता है। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर सॉकेट खुला रहेगा तो हीलिंग के टाइम पे जो भी प्रेशर होगा वो सॉकेट में से रिलीज़ होता रहेगा। तो पर्सनल प्रेफरेंस होती है हमेशा कैसे इसको अप्रॉक्सीमेट करना है फ्लैप को। और देखिए ये एक सूचर आगे दे रहा हूँ मैं, विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप एंगुलेशन गलत है थोड़ा सा, इस वजह से विजिबल नहीं है। आगे मैं वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन पे ये दे चुका एक सूचर। अब फिर से पीछे एक्सट्रैक्शन साइट वाली जगह पे एक और सूचर दे रहा हूँ, जिससे कि खुली जगह ना रहे वहाँ पे जहाँ पे कहीं फूड इन्फेक्शन का चांस रहे, फूड डेब्रीज कहीं फंसे जाके और ड्राई सॉकेट होने का चांस रहे। हीमोस्टैटिक जेल लगाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे क्लॉट बना रहे पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग पीरियड में। फूड डेब्रीज अगर फंस भी जाए तो भी क्लॉट बना रहे वहाँ पे, जिससे कि ड्राई सॉकेट ना हो। जब मैंने ये नोटिस किया है कि जब हमारी सर्जरी थर्ड मोलर इन्फेक्शन या कोई भी सर्जरी काफ़ी देर तक चलती है, एक्सट्रैक्शन सर्जरी काफ़ी टाइम लग रहा है जब उस दांत को एक्सट्रैक्ट करने में, तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं ड्राई सॉकेट होने के मैंडिबल में। तो ऐसे टाइम पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे हीमोस्टैटिक जेल लगा दूँ, जिससे कि क्लॉट रुका रहे सॉकेट में। अब हम नोटिस कर पा रहे हैं कि काफ़ी हद तक फ्लैप
अप्रॉक्सीमेट हो चुका है। देखिए फर्स्ट और सेकंड मोलर के बीच में भी एक सूचर दिया है मैंने, और आगे एक वर्टिकल रीजन इंसिजन पे सूचर है, और 2 सूचर पीछे हैं। अब ये मैं गॉज पीस ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए दे दिया है, पैकिंग दे दी है। ये है वो इम्पैक्टेड एक्सट्रैक्टेड टूथ। देखिए मैं इसको, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी पास पास थी, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से डाइसेक्ट नहीं कर पाया, और ये डेंटल फॉलिकल क्राउन के साथ में विजिबल है, और इसकी रूट्स अभी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा पीछे भी फॉलिकल है। और ये इसका डिस्टल पार्ट है क्राउन का। इसकी मीजियम